सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस किसने ये वीडियो पूरी देखी है। ये एक मैराथन वीडियो थी जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च का कंप्लीट करंट अफेयर कवर किया गया है। तो लगभग 7 घंटे की वीडियो थी जो ये कल शाम 4 बजे आई और 4 बजे से लगभग 11 बजे के करीब खत्म हुई। ये यहाँ पर जो वीडियो है किस किसने ये कंप्लीट देखी है बिल्कुल एंड तक, पहले तो आप लोग ये बताइए। दूसरी बात, कई सारे बच्चों के द्वारा मेल किया गया कि सर ये वीडियो जो है पहले आप लोग को अनाउंस करना चाहिए था कि ऐसी वीडियो कोई आएगी, उसके बाद में ये वीडियो बनानी थी। तीसरी बात, कई सारे बच्चों के द्वारा बोला है सर इतनी लंबी किस लिए, थोड़ी छोटी होनी चाहिए थी। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनका मुझे आंसर देना था, जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों से इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं मैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि जो संडे आता है उसमें हम लोग हर महीने का करंट अफेयर एक महीने का करंट अफेयर कवर करते हैं, जो कि अब की बार जो संडे आएगा उसमें हम लोग नवंबर के महीने का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। पर लेकिन मेरे पास कुछ दिनों से कई सारे मेल आ रहे थे कि सर जो भी अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है फिर से उसका एक छोटा सा एक रिवीजन और होना चाहिए। तो मुझे लगा यार 3 महीने की अगर बात करें एक डिस्कशन आप लोगों को एक वीडियो के अंदर मिल रहा है, वो भी 6 से 7 घंटे के अंदर। समझ रहे हैं कि 90 दिनों का जो करंट अफेयर है वो आप लोगों को ओनली 6 से 7 घंटे में कवर हो रहा है, वो भी कॉम्प्रिहेंसिवली। यानी कि अगर आप लोग ये वीडियो देखकर जा रहे हैं तो आप लोग 3 महीने की जो चीजें हैं वो आप लोग अपनी मुट्ठी में कैद कर पाएंगे कि हाँ यार यहां से मेरा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक बैड डील थी यहाँ पर कि 3 महीने का करंट अफेयर ओनली 7 घंटे के अंदर कवर हो रहा है, और वो भी कॉम्प्रिहेंसिव वे में। क्योंकि आप लोगों को पता है कंटेंट के साथ में कोई भी एक तरीके से छेड़खानी नहीं की गई है, तो बिल्कुल एक डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं। जिसने कभी करंट अफेयर देखा भी नहीं है ना, उसको भी यहाँ पर ये फायदा पहुंचाएगी। पर लेकिन ये नहीं है कि एक तरीके से वो पर्सन जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है वो देखने बैठेगा तो उसे टेंशन नहीं होगी, उसे लगेगा यार कितनी सारी चीजें हो गई हैं। कई सारे बच्चे बोले थे सर इतनी बड़ी वीडियो, सर इतनी सारी चीजें कैसे याद करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, कोई भी वीडियो देखा करो उसको ऐसे नहीं कि बैठ के आप लोगों को मगअप करनी है चीजें, बस उसको ऐसे देखो कि हाँ बस पढ़ रहे हैं, एक ओवरव्यू लो, फिर आप लोग उसको एक बार और रिवीजन करो। देखिए चीजें ना आराम आराम से समझ में आती है। दिमाग हमारी मशीन नहीं है कि आप लोग रजनीकांत का रोबोट बोलो इसको कि बस एक बार देख लिया और चीजें छप गई दिमाग में। आप लोगों को चीजों को समझने लायक अपने दिमाग को उसके फेवरेबल कंडीशन में लाना पड़ता है। पहले तो दिमाग को समझाना पड़ता है कि यार इतनी बड़ी वीडियो है कैसे देखेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे कि एक अगर आप लोग को वो नहीं कहते कि बड़ा हाथी खाना है तो छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड कर लो। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जैसे मान लो आप लोगों ने मॉर्निंग में देख ली, थोड़ा सा आफ्टरनून में, थोड़ा सा इवनिंग में, तो एक दिन में आप लोगों का लगभग पूरा 3 महीने का करंट अफेयर अगर कवर हो जा रहा है वो भी ढंग से, तो कोई बैड डील नहीं है। ठीक है, तो एक मैं ऑलरेडी आप लोगों को जैसे डेली आप लोगों की वीडियो आती है 2, उनमें डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में फिर आप लोगों का रिवीजन कराता हूं बीच में, उसके बाद में मंथली आप लोगों का देखने को मिलता है। और अब यहां पर एक ये वीडियो आ गई, तो खासकर अगर बात करूं जैसे ईपीएफओ का पेपर आप लोग देने जा रहे हैं तो उसमें जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो तो लगभग 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाएगा आप लोगों का। पर लेकिन 1 साल के अंदर का जो करंट अफेयर है ना, उसमें भी जो स्टार्टिंग के जो रहते हैं लगभग 6 से 7-8 महीने का, उस पर सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है। तो मुझे लगा कि ये जो काफी क्रूशियल यहां पर होने वाला, खासकर कोविड-19 का जब सीजन चला था उसके बाद में ये वाला करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने रैंडमली डाली, ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं था। जब बच्चे के द्वारा मुझे मेल किया गया तो मुझे लगा कि हाँ यार ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और ये सोच तो संडे में रहा था, पर लेकिन संडे में आप लोगों की नॉर्मल सीरीज चल रही है तो उसकी वजह से तो एक रैंडम प्लान था बेसिकली। ठीक है, वैसे कई सारे बच्चों ने शुरू से लेकर आखिरी तक देखा इसको, तो वो बात भी मुझे काफी अच्छी लगी। एक और छोटी सी बात यार, ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था वीडियो के अंदर। मैंने बोला था यहाँ पर ये भारत 2020 स्कीम जो थी, ये 22 स्कीम जो थी किससे रिलेटेड थी, यहाँ पर ये ऑलरेडी ये वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका। और फिर मैंने एक कम्युनिटी टैग में शेयर किया ये क्वेश्चन, और उसके बाद भी जो यहाँ पर 55% जो बच्चे हैं, यानी कि जो 10,000 में से जो 55% जो लोग हैं उनके द्वारा गलत आंसर दिया गया। ओनली 29% लोगों के द्वारा सही आंसर दिया गया कि ये डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ऐसा क्यों, ये मेरी समझ में नहीं आया। कि आप लोग मुझे समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऑलरेडी वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर चुका हूं, उसका आंसर भी दे चुका हूं, उसके बाद भी 55% लोगों ने गलत कर दिया। जो 10,000 लोगों ने वोटिंग की यहाँ पर कम्युनिटी टैग में जो क्वेश्चन डाला था, आखिर ऐसा क्यों यार, ये समझ में नहीं आया। इसके बारे में बताइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये कि वीडियो में डिस्कस करने के बाद भी क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हैं। इसका मतलब आंख बंद कर पढ़ा जा रहा है क्या? थोड़ा सा तो यार सोचो कि पेपर पास में आ रहा है और आप लोगों से सुबह को डिस्कस किया और 9 बजे मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन डाला, अब क्वेश्चन गलत कर डाला आप लोगों ने। चलो आधे भी सही कर देते समझ में आता है, मतलब आधों ने गलत कर दिया, मतलब आधों ने, मतलब ये कह रहा हूं आधों ने गलत तो किया 71% लोगों ने, पर लेकिन आधों ने ये लगा दिया बस 22 देख के यहाँ पर ये पूरा आंसर लगा दिया। ऐसे तार तुक्का मार मुक्का वाले से पेपर क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ इन चीजों को लेकर,
क्योंकि एग्जाम में जो आप लोग कॉम्पिटिटर बैठा होगा वो बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये इस तरीके से मजे मजे में एग्जाम निकल जाएंगे तो ना तो आज तक किसी का निकला यार, ना कभी निकलने वाला है, और मैं तो चाहूंगा भी नहीं कभी मजे मजे में इस तरीके से एग्जाम निकलेगी जो पढ़ के नहीं गया उसका एग्जाम निकल जाए। हमेशा एग्जाम उसका निकलना चाहिए जिसने मेहनत की है, क्योंकि खैरात में कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करने वाले को चीजें मिलती हैं। अब देखिए जिस बंदे ने बैठ के 7 घंटे तक लगातार वीडियो देखी, एक और शानदार रिवीजन हो गया उसका, तो उसका पेपर निकलेगा। फिर जिसने खोल के वीडियो 1 मिनट में बंद कर दिया और फिर बोला कि कौन देखेगा इतनी लंबी वीडियो, ठीक है। तो ये चीजें डिसाइड करती हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो ये चीजें मुझे लगा, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है आखिर, आप लोगों के 90 दिन से कम बचे हुए पेपर के, ईपीएफओ के तो आप लोग लगभग 30 दिन के एयर फेयर में आप लोग बोल सकते हैं 30-35 दिन बचे हुए हैं। तो इस लेवल पर आप लोग अगर खेल रहे हैं तो फिर आप लोगों का जो खेल है वो बर्बाद होने वाला है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए यार। यही कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से के साथ में शेयर करनी थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर जानेंगे। पहले ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद में बहुत प्यारे प्यारे एडिटोरियल है जिनके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। और इसी के साथ में संडे में आप लोगों का अब की बार जो मॉर्निंग में आएगा वो आएगा नवंबर महीने का रिवीजन पूरा, ठीक है। तो देखते हैं उसमें क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, कई बार कई सारी जो गलत जो कुरीतियां हैं सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। तो यहां पर भी एक लड़की का गैंगरेप किया गया। लड़की जो थी ट्यूशन से रिटर्न घर पे जा रही थी, या इस तरीके की कंडीशन जब देखने को मिलती है तो यहां पर देखिए गैंगरेप हो गया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने बेचारी ने फिर सुसाइड भी कर लिया। तो ये वाली कंडीशन जिसमें उसकी गलती नहीं है कुछ, उसने सुसाइड कर लिया, ये वाली सिचुएशन के लिए यहां पर थोड़ा सा हम लोग को डील करना पड़ेगा। देखिए ये जो कंडीशन है ना, यहां पर ये सिचुएशन की, हाँ इस तरीके की हरकतें सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो मेरठ का ये केस निकल कर आया यहां पर, तो ये कंडीशन हम लोग को थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ओनली 10th क्लास की बच्ची थी यार बेचारी है, ठीक है। इसका गैंग रेप किया गया और इसने फिर सुसाइड कर लिया। तो ये सिचुएशन कि जिसमें उसकी गलती नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया, ये एक हेल्पलाइन नंबर है। यहां पर कभी भी मन में कोई ऐसी दुर्घटना घटने के बाद में, कुछ ऐसी सिचुएशन बनने के बाद में आप लोगों के मन में कोई ऐसी भावना आती है कि यार सुसाइड कर लेना चाहिए, तो ये नंबर आप लोग याद रखिएगा। जो हमारी कंट्री में एक नंबर है सुसाइड प्रिवेंशन के लिए नंबर दिया गया ताकि सुसाइड लोग न करें, ठीक है। तो 10 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कॉल की जा सकती है, मंडे से लेकर सैटरडे। 0114007690002। तो ये नंबर लिख लीजिए। अगर कभी भी कुछ ऐसी मन में ऐसी कुछ भावनाएं आती है तो यहां पर स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि आप लोगों की बात सुनेंगे, और आप लोगों को वो जो माइंड में आप लोगों की टेंडेंसी बनी है कि यार नहीं यही एक सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन नहीं है, उसके चलते आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। वैसे ही सारी चीजें यार सोसाइटी में इतनी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है ना, सुबह सुबह न्यूज़पेपर जब देखते हो ऐसी न्यूज, तो कहीं ना कहीं दिमाग ना अलग सा होता है, मतलब क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है, क्या किस तरीके से, मतलब अजीब सा माहौल हो जाता है, ठीक है। यहां पर अगर देखिए एक और इंपॉर्टेंट छोटी सी न्यूज है यहां पर, ये सारे एथिक्स के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है पर्टिकुलर एरिया में, और आप लोग क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं कि इस तरीके से लड़कियों के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना न घटे। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई थोड़ा लेट जा रहा है तो लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए पर्टिकुलर एरिया में। इसी के साथ में अगर कोई पर्टिकुलर अगर आने जाने की फैसिलिटी रहे, मतलब कि जब मान लीजिए लड़की अपने घर से निकल कर चली, तो घर से जहां पर कोई ऐसा रास्ता है वहां पर, ठीक है, जहां पर यहां पर इस तरीके की हरकतें की जा सकती हैं वहां पर, तो कुछ ना कुछ वहां पर और अरेंजमेंट की चाहिए, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे वगैरह वहां पर लगा दिए जाएं। तो ये भी एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ में जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो अवेलेबल करानी चाहिए प्रॉपर वे में, ताकि जहां से मान लीजिए घर से थोड़ी देर पर कोई डिस्टेंस पर वहां पर अपने घर से निकले, वहां पर कोई एक पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए बस स्टॉप है, फिर वहां से जहां ट्यूशन में जाना है उसके पास में। इसी के साथ में कुछ खुद से प्रिकॉशन ली जा सकती है, जैसे कि कहीं भी अकेली लड़की न जाए, कम से कम 1-2 लड़कियां साथ में रहे ताकि ऐसी प्रॉब्लम न देखने को मिले। तो बहुत सारी ऐसे जो आप लोग सजेशन वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो यहां पर यह अभी एक पॉइंट आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है DOUSING डॉजिंग के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर भी इस तरीके से गलत तरीके से कोई घास फूस या फिर कोई प्लास्टिक की चीजें जलाई जा रही हैं तो उसके ऊपर पानी डाल देना। देखिए ये भी बहुत बड़ा पोल्यूशन का रीजन बनता है, खासकर सर्दियों में जब आप लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग अपने हाथ तापते हैं इस तरीके से चीजों को जलाकर। तो ये भी एक आप लोग लिख सकते हैं कि जो मैनमेड एक्टिविटी होती है जिसमें पोल्यूशन फैलाया जाता है, इंसानों के द्वारा हरकतें की जाती हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी यहां पर रोका जाए तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी जब यहां पर एक इंडेक्स तैयार किया गया तो हमारी कंट्री की जो कैपिटल है दूसरी बार दिल्ली जो है दूसरी बार कंटिन्यूअसली यहां पर टॉप पॉल्यूटेड सिटी में रही, और वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर थी हमारी जो कंट्री की सिटी है गाजियाबाद। कैपिटल में टॉप पर इंडिया थी और उस सिटी में यहां पर गाजियाबाद थी दूसरे नंबर पर। टॉप किया गया था चाइना की एक सिटी के द्वारा, उसका नाम आप लोगों को बताना है, रिवीजन हो जाएगा, बताइएगा उसका नाम। तो ये काफी एक खतरनाक सिचुएशन है। अगर 30 सिटी के बारे में बात करें उसमें से 22 सिटी हमारी थी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में। तो ये सारी एक्टिविटी यहां पर आप लोग देख सकते हैं, तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए।
ये भी ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। मतलब कितने फ्री है ना लोग आज के डेट में। लड़की की फेक प्रोफाइल बनाकर एक 8th क्लास की लड़की, उसको परेशान किया जा रहा है। ये भाई साहब हैं जो यहाँ पर इवेंट मैनेजर, मतलब इवेंट नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें जब यहाँ पर देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं एक खौफ नहीं है मन में, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की जो हरकतें इंसान कोई कर रहा है तो एक खौफ नहीं है मन में। तो ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, कम से कम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये चीजें होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी हरकतें दिखे तो यहाँ पर किस तरीके से फेक न्यूज जो है उनको कंट्रोल किया जाए। फेक न्यूज भी बहुत बड़ी एक वो बन चुका है आज के प्रॉब्लम। और फेक प्रोफाइल, दुनिया भर की फेक प्रोफाइल कई बार ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा डिलीट की जाती है, पर फिर भी कंटिन्यूअस कुकर मुत्ते की तरह निकल कर आती रहती हैं। यहां पर एक छोटी सी न्यूज है, यहां पर ये बेसिकली बात की जा रही है, ये यहां पर बोला गया है एलिफेंट्स डू रिमेंबर, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्री यहां पर जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में, रीजन क्या है क्वेश्चन पूछे जाने का। अब की बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यहां पर 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। किसके तौर पर सेलिब्रेट की गई, यहां पर ये क्या नाम लिखा गया, यहां पर इसको बोला गया पराक्रम दिवस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और अब की बार से स्टार्ट किया गया पराक्रम दिवस जब इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। तो इनकी जो बायोग्राफी थी, इनको रिसेंटली अभी बेस्ट बायोग्राफी जो बायोग्राफिकल फिल्म का अवार्ड मिला यहां पर 67 जो नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में दिए गए। तो इसलिए यहां से भी एक क्वेश्चन आप लोगों का निकल कर आ सकता है। देखिए कनेक्ट कहां से हो गया ये, यहां पर इनके द्वारा ये बायोग्राफी, ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगी जो इनकी बायोग्राफी पे रिलेटेड, और यहां पर इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। जब 125वीं 120वीं या 100वीं 50वीं कोई ऐसी बर्थ एनिवर्सरी होती है तो उस पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है। इवन आंसर राइटिंग में भी आप लोगों से यहां पर इनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। हिस्ट्री जाकर देखिएगा, कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे कि आजाद हिंद फोर्स से रिलेटेड कुछ बातें। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को तैयार होनी चाहिए ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। हालांकि आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी जब यहां पर पराक्रम दिवस के बारे में मैंने डिस्कस की थी ये सारी चीजें। पर अब ये फिलहाल ये किताब, ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्री है, ये आप लोग हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के बारे में। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर जो फोरम है यहां पर, इसमें मिलाकर लगभग 40 सिटीज के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि यहां पर लंदन हो गया, टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, तो ऐसी से ऐसी सिटी यहां पर। तो अरविंद केजरीवाल साहब जो है दिल्ली को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहे हैं, तो उनको जो इन्विटेशन भेजा यहां पर, जो मेयर है लंदन के, तो इनके द्वारा यहां पर इनको इन्विटेशन भेजा गया। इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, यहां पर कल्चर के ऊपर फोकस किया जाना है और कोविड-19 के बाद में किस तरीके से चीजों से उबरना है उनके ऊपर भी चीजें डिस्कस की जाएगी, क्योंकि सोसाइटी पर काफी लार्ज स्केल पर ऐसे इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी थीम जो रखी गई यहां पर बोला गया है, दिस ईयर थीम है द फ्यूचर ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर का फ्यूचर क्या है। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कहीं ना कहीं आज के डेट में इतने ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं कि अपने कल्चर को भी भूलते जा रहे हैं और हर जगह आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। वेस्टर्न कल्चर पर काफी फोकस है, उसको हम लोग आज के डेट में काफी ज्यादा अच्छे से इंजॉय करते हैं। आप लोगों को एक चीज समझिए, देखिए जैसे वेस्टर्न की बहुत सारी चीजें हम लोग अडेप्ट करते हैं, पर लेकिन कई बार हम लोग अपना माइंड एप्लीकेशन जो है वो ढंग से यूज नहीं करते हैं। बस सामने वाला फॉलो कर रहा है तो हम लोग कर लेते हैं, पर लेकिन उसको समझना चाहिए कि आखिर हमारी कल्चर में और उस कल्चर में डिफरेंस क्या है। वो वहां पर ऐसी कल्चर क्यों एंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ पर ऐसी कल्चर, मान लीजिए वहां पर जीन्स वगैरह पहनी जाती हैं, ठीक है, तो वहां पर जीन्स वगैरह पहनी जाती है, वो सारी चीजें अगर देखो वहां पर, तो ये सारी चीजें ऐसे हैं कि वहां पर सर्दी ज्यादा होती है तो मोटे कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ गर्मी है, हम लोग इस पर्टिकुलर जो ट्रॉपिकल एरिया में आप लोग देखने को मिलता है इक्वेटर के आसपास में थोड़ा सा, तो इसलिए हमारे यहाँ पर ढीले ढीले से कुर्ता पाजामा हो गया, सूट सलवार हो गए, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मौसम, जो एक तरीके से ज्योग्राफी है उसके हिसाब से, ठीक है, तो एक तरीके से समझना चाहिए हम लोग को ये चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहनना नहीं, सर्दियों में अपना अच्छे से वो वाले कपड़े पहनो अपना जो इस तरीके से। तो मेरा कहने का पर्पज ये है, इसको अलग तरीके से लेकर मत जाइए क्योंकि मैं जीन्स के ऊपर कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये कि हम लोगों को हमारी कंट्री में जो चीजें हैं उनके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। देख हम देख अपनी कल्चर को कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अपनी लैंग्वेज को ले लो, ठीक है, हम लोगों को शर्म आती है अगर कहीं पर लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, हम लोग हिंदी बोलने में वहां पर शर्म करेंगे। क्यों करना है शर्म? लोग जर्मन हो गए, जापानीज हो गए, अपनी लैंग्वेज पर फक्र महसूस करते हैं वो लोग, पर लेकिन हम लोग शर्म करते हैं। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। खाने की जो चीजें हैं, हमारा जो रहन सहन है, हम लोग को इनको एंजॉय करना चाहिए, ना कि उसको अंडरमाइन करना चाहिए। लैंग्वेज को देख लो, बहुत सारी लैंग्वेज विलुप्त होती जा रही है, तो कल्चर को कैसे सहज के रखना है, तो इसके बारे में अगर कुछ लिखने के लिए भी आए तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है। ट्राइबल कम्युनिटी की कल्चर के बारे में कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारी कंट्री में, तो ये बातें हैं। अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा तो बोल दिया कि लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उधर महाराष्ट्र में जो अभी उनके द्वारा जो वहां के चीफ मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि जल्दी यहां पर लॉकडाउन देखने को मिले। नंबर ऑफ केसेस जो है ह्यूज लेवल पर सामने निकल कर आ रहे हैं, तो देखते हैं कंडीशन क्या बनती है। नेक्स्ट यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिला एक काफी ज्यादा वायरल भी न्यूज थी यहां पर ट्विटर पर। वो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ, यहां पर अभी जो बीजेपी है कि उनके एमएलए थे, उनके अंदर उनके पास में ईवीएम की जो वोटिंग मशीन थी वो पाई गई।
तो काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है, कई बार ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। तो ईवीएम जो है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको आप लोग बोलते हैं, वो यहां पर अगर इस तरीके से, तो उस एरिया में क्या धांधलेबाजी हो रही है, ये थोड़ी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बीएमडब्ल्यू गाड़ी की बात नहीं की जा रही यहां पर। ये जो बीएमडब्ल्यू है, ये यहां पे किस तरीके से आप लोग ब्लैंकेट मनी और वाइन ये रोक सकते हैं इलेक्शन में, तो पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा फोकस रहता है यहां पर। तो लगभग जो 34 करोड़ के अभी इस तरीके के जो सामान यहां पर सीज किए गए, ताकि यहां पर जो दारू वगैरह, दवाइयां, ये इस तरीके की जो मनी वगैरह ये बांटी जाती है लोगों को। तमिलनाडु में तो ऐसा भी किया था, जैसे न्यूज़पेपर नहीं देते हैं, किसी के घर में न्यूज़पेपर देते हैं, उसके अंदर पैसे रख रख कर फेंके जा रहे थे कि इसको वोट देना है। तो ऐसे भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो आप लोगों को लुभाने के लिए सारे शामदाम दंड भेद के द्वारा लगाए जाते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर। राहुल गांधी जी जो हैं, अब इंडिया के अंदर तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर दूसरों को जरूर बोल रहे हैं कि विदेशों वालों को कि भाई साहब आप भी कुछ बोलो, इंडिया में क्या कंडीशन बनी हुई है। पहले आप लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटजी तो बना लो ढंग से। आप लोग एक अपोजिशन, जो एक अच्छी अपोजिशन होनी चाहिए, उसकी कोई एक होने के गुण ही नहीं दिख रहे हैं अंदर इंसानों के अंदर, और बाहर वालों को बोल रहे हैं कि आप लोग बोलो यहाँ पर कि हाँ भैया इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, तुम बोलो। पहले आप तो अपनी आवाज उठा लो ढंग से। तो एक कंडीशन है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर ही रही है, सबको दिख ही रहा है, लेकिन अपोजिशन भी एक अच्छी होनी चाहिए ताकि सिचुएशन को ढंग से हैंडल कर सके, क्योंकि अच्छी अपोजिशन रहेगी तभी जो दिक्कतें हैं वो सामने रख पाएगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना वायरस के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, तो पेंडेमिक का जो इंपैक्ट है यहाँ पर वो महिलाओं के ऊपर और ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैटरनल डेथ यानी कि महिलाओं की जो डेथ हो रही है तो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर बढ़ी। तो ये जो यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ जो जर्नल है उसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन प्रस्तुत की गई, जिसमें जो यहाँ पर ओवरऑल 20% जो इंक्रीज देखने को मिला, जो रिस्क था यहां पर खासकर इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, ठीक है। तो खासकर जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर चाइल्ड बर्थ के बारे में बात करें तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि देखिए कई सारे तो हॉस्पिटल ने प्रेग्नेंट वुमेन को भी एक्सेप्ट करने से मना किया, कई बार ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिली। तो रिपोर्ट किया गया जो एनालिसिस यहां पर, तो इसके जैसे 17 जो कंट्री है, जैसे मैक्सिको हो गया, डेनमार्क हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, इटली हो गया, तो यहां पर ये एनालिसिस निकाला गया है। तो ये डेटा है बेसिकली अगर कोविड-19 के इंपैक्ट के बारे में। वैसे तो आप लोग दुनिया भर के इंपैक्ट जान ही रहे हैं, हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंट के ऊपर क्या पड़ रहा है, एजुकेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वुमेन की हेल्थ के ऊपर आप लोग अलग से यहां पर पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि यहां पर रिस्क रहा काफी, ये यहां पर इस तरह की कंडीशन देखने को मिली, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईरान न्यूक्लियर डील के चलते जो काफी लंबे समय से रस्साकसी चली हुई आ रही है, उस पर थोड़ी सी कुछ आशा की किरण सामने देखने को मिली। आशा की किरण क्या है, ये है यार, यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया कि देखो यार, ईरान न्यूक्लियर डील जो है उसको आगे लेकर चलते हैं, और कहीं ना कहीं यूएसए को भी ये चीजें बैकग्राउंड में तो समझ में आ रही है, बेवकूफ तो है नहीं यूएसए, क्योंकि ईरान जो है वो अभी रिसेंटली चाइना की गोद में बैठता हुआ जा रहा है। 25 साल तक की डील साइन की जा रही है लगभग इनके साथ में, पूरा डेवलपमेंट, पोर्ट का डेवलपमेंट, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगा। तो ईरान जो है वो जैसे जैसे चाइना के पास में जा रहा है तैसे तैसे कंडीशन जो है खराब होती है आप लोगों को नजर आएगी। तो अभी देखने वाली बात यह है कि कैसे यहां पर इसके सिचुएशन को ये नॉर्मल कर पाते हैं और ईरान न्यूक्लियर डील एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाती है, ठीक है। तो ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये साइन की गई थी किसके द्वारा, ये बराक ओबामा के द्वारा। इसको ईरान न्यूक्लियर डील नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, ठीक है। तो P5+1 कंट्री के द्वारा इसको साइन किया गया था। परमानेंट 5 मेंबर कौन कौन से हैं वो आप लोगों को बताइए, रसिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, एक कौन हो गया, एक और बच गया, उसका नाम आप लोग बताइए चलिए। और +1 कौन है, +1 है जर्मनी। तो इनके द्वारा साइन की गई थी डील ताकि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोका जा सके। और ये बोला गया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो मत बनाना यार, 2015 में जब अकॉर्ड साइन किया गया, हाँ पर आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी जरूर बना सकते हैं। तो उसके चलते ये चीजें थी कुछ, ठीक है, एक मोटा सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर एटलीस्ट 50 जो लोग हैं उनकी जान चली गई ताइवान में, अभी एक टनल के उसमें यहाँ पर जो एक ट्रेन थी वो डीरेल हो गई, डीरेल मतलब पटरी से उतर गई। तो यहाँ पर 140 के करीब हॉस्पिटलाइज किए गए। तो पता नहीं कब दुर्घटना घट जाए। तो ताइवान की लोकेशन आप लोग देख लीजिए, वही ताइवान है जो अभी रिसेंटली चाइना की वजह से न्यूज में था। चाइना ताइवान की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा था, पाइनएप्पल को लेकर हम लोगों ने न्यूज डिस्कस की थी, उसके चलते कंपेन चलाया जा रहा है ताइवान के द्वारा, ताकि ताइवान के साथ में लोग अलग से रिलेशन स्टेब्लिश कर सकें। चाइना बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान और जो हांगकांग है उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी बातें कुछ कुछ ऐसी हैं। अगर कल को इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में लिखने के लिए आता है कि चाइना क्या करता है, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बारे में बोल रहे हैं, इंटरनल हमारी कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम भी यहां पर हांगकांग के बारे में, ताइवान के बारे में, जिंगजियान वाले रीजन में जो मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर इनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है उसके बारे में अपनी आवाज उठा सकते हैं। तिब्बतन इश्यू को आप लोग उठा सकते हैं।
तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि टैकल करने के लिए हमारे पास में पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर योशिहिदे सुगा, पहले थे यहाँ पर शिंजो एबे। तो यहाँ पर इनके द्वारा भी यूएसए की विजिट देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। जो बेसिकली जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर उनके साथ में बात करेंगे अप्रैल के महीने में, तो 16 अप्रैल को यहाँ पर इनका टारगेट है। तो देखते हैं चीजों को कैसे लेकर चला जाता है, क्योंकि अभी क्वाड की भी मीटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कई सारी बातें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। कैसे चीजों को लेकर चला जाएगा, तो प्लान क्या होगा देखेंगे। म्यांमार के अंदर एक और बुरी कंडीशन, यहाँ पर एक और नेक्स्ट लेवल पहुंच गया, शट डाउन कर दिया गया अब इंटरनेट भी, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसलिए भी है क्योंकि म्यांमार जो है वो हमारे पड़ोसी जो है, हमारी जो कंट्री के बॉर्डर को टच करते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसलिए यहां पर क्या चल रहा है उसके बारे में आप लोगों के पास में खबर होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैठ के इसके ऊपर आप लोगों को बिल्कुल लेकर नोट्स बनाने, पर लेकिन इससे क्या रहेगा, अगर आगे चलकर कोई एडिटोरियल आ रहा है तो आप लोगों के पास में एक टाइमलाइन रहेगी कि हाँ यार ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं, तो आप लोग उस चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। जैसे मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, जैसे अभी यहां पर एमजी नरेगा के बारे में, ठीक है। एमजी नरेगा स्कीम स्टार्ट की गई यहां पर किसके द्वारा, ये आप लोग बताइए कि यहां पर जो रिफ्यूजी आ रहे हैं, तो मिजोरम के द्वारा स्टार्ट की गई वो नरेगा स्कीम। तो कई सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों की भी डेथ अभी देखने को मिल रही है, तो ये एक नया क्रूशियल लेवल पर यहां पर चीजें पहुंच रही हैं। नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए हो सकती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो पीएसयू हैं, खासकर जो सऊदी अरेबिया वगैरह दूसरी कंट्री से जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए कुछ यहां पर स्टेप उठाने की बात की जा रही है। स्टेप क्या है आप लोग ये समझिए। पहले से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग कच्चा तेल जो है वो कहां से खरीद कर लेकर आते हैं, तब आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि जहां जहां से हम लोग कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं, वो कंट्री अगर हमारे बारे में कुछ सोचे ना तो फिर क्या होगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पीएसयू है, जिनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू को ये बोला गया कि सऊदी अरेबिया से जो डील है उसको थोड़ा रिव्यू करो। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया को ये बोला गया था कि यार देखो, एक तो कोविड-19 आ गया, कोविड-19 की वजह से खस्ता हालत होगी, ऊपर से आप लोग ऑयल का प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग बोलोगे ऑयल का प्राइस कैसे बढ़ा रहे हैं, ये ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो कट कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। और इंडिया जो है वर्ल्ड में कौन से नंबर पर सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया जो हमारे जो आगे की डेट में जानते हैं चाइना और यूएसए के बाद में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ऑयल अगर कोई इंपोर्ट करता है तो है इंडिया, ठीक है। तो हमने बोला भी था कि यार देख लो थोड़ा सा कंडीशन खराब चल रही है हमारी कंट्री में, खासकर इस तरीके से इकोनॉमी भी डाउन रही। आप लोगों ने देखा टेक्निकल रिसेशन रहा हमारी कंट्री में, टेक्निकल रिसेशन यहाँ पर दो क्वार्टर जो है यानी कि 6 महीने तक लगातार नेगेटिव जब ग्रोथ रहे उसको टेक्निकल रिसेशन बोल देते हैं। तो काफी खस्ता हालत थी हमारी कंट्री की, पर लेकिन सऊदी अरेबिया ने फिर भी जो यहाँ पर प्रोडक्शन था वो कट किया और अभी ऑयल के प्राइस जो है मार्केट में काफी लार्ज स्केल पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनके द्वारा बोला गया कि जो हमारी कंट्री में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है या फिर इसके अलावा भारत पेट्रोलियम जो कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये काफी क्रूड ऑयल वाले मामले में काफी ज्यादा इनका शेयर रहता है, ठीक है। तो इंडिया इंपोर्ट करता है लगभग 85% जो ऑयल है यहाँ पर ये आज के डेट में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबल सप्लाई हमारी तो 15% ओनली हमारी कंट्री में हम लोग देख सकते हैं। और अगर बात करें ओपेक कंट्री, तो ये याद रखिएगा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है, मेनली उनको जो ओपेक कंट्री जिनको आप लोग बोलते हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो वहां से हम लोग अपना 78% के करीब जो ऑयल है हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जिसमें से 59% के करीब आप लोग को गैस देखने को मिलेगी और नियरली 38% के करीब एलपीजी और एलएनजी, यानी कि 59 के करीब एलपीजी और 38 के करीब एलएनजी, टोटल 78% के करीब इंडिया क्रूड ऑयल यहां से इंपोर्ट करता है। तो ट्रेडिशनली जो है हम लोग यहां से इंपोर्ट करते हैं, पर लेकिन अब जो है ये हरकतें देखने को मिल रही है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है यहां पर, ठीक है। अगर बात करें इंडिया के अंदर में, वेस्ट एशिया के अंदर, तो वेस्ट एशिया अकाउंट करता है 68% ऑफ ऑयल जो इंडिया के द्वारा यहां पर लाया जाता है। आज के डेट में लैटिन अमेरिका जैसे अफ्रीका, ये सारी कंट्री, इनसे भी हम लोग अपना सप्लाई जो है थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ताकि एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी न देखने को मिले, ठीक है। ये प्लैनेट को याद करने का तरीका बताया गया है, जैसे माई वेरी ईगर मदर जस्ट सर्व अस नगट्स, ठीक है। तो ये जो बचपन में बताया जाता था यहाँ पर कि कैसे प्लानिटरी सिस्टम को याद करना है, तो ये आज एक द हिंदू के द्वारा शेयर किया गया छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, आप लोग एंजॉय करोगे इसको। चलिए जो भी है, आप लोग प्लानिटरी सिस्टम को कैसे याद करते हैं, आप लोग भी अपना तरीका शेयर कर सकते हैं। जो भी आप लोग जिस तरीके से प्लानिटरी सिस्टम नहीं है, जो हमारे ग्रह हैं, जो सोलर सिस्टम है, उसको कैसे याद करते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पहले नंबर पर कौन सा ग्रह आता है, दूसरे पर कौन सा आता है, बताइए जरा कि आप लोगों की क्या ट्रिक है, ट्रिक अपनी रिवील कीजिए ताकि और भी जान सके। आइए अब एडिटोरियल देखते हैं। देखिए एक तो सैटरडे है तो कम एडिटोरियल हाँ, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का सीजन, इलेक्शन का माहौल चल रहा है हमारी कंट्री में, तो उसके चलते यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल खत्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है उनको हम लोग देखेंगे। इसमें भी एक आर्टिकल कोविड-19 के बारे में, तो एक ओवरव्यू उसके बारे में दूंगा। बाकी जो आर्टिकल है वो काफी प्यारे हैं, उनको हम लोग समझते हैं। पहला जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत प्यारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है।
क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां पर हो सकते हैं, रीजन बताऊंगा किस लिए, ठीक है। तो डिटेल में समझेंगे इसके बारे में काफी प्यारे से। इसी के साथ में जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहां पर इसी के नीचे वाला, ठीक है, ये रजनीकांत साहब को जो अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बारे में समझेंगे हम लोग क्या क्या कंडीशन है, क्या चल रही है यहाँ पर। साइड वाला आर्टिकल ये भी आप लोग एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल बोल सकते हैं। ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल का भी सेशन देखने को मिला श्रीलंका के लिए, जिसमें हम लोग ने एब्सटेन कर दिया, यानी कि हम लोग वहां पर नहीं गए पार्टिसिपेट करने, उसके बारे में है। तो जानेंगे श्रीलंका के से क्या संबंध है हमारा और क्या ये न्यूज देखने को मिल रही है। और ये कोविड-19 के बारे में, तो कोविड-19 के फिर से यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ रही हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन भी काफी लार्ज स्केल पर गलत एक माहौल बनाती है, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोगों के सामने आर्टिकल है आप लोग इसको समझिए। एक क्वेश्चन भी अगर आप लोग इसको अटेम्प्ट करना चाहें, बात की जा रही है कि जो इन्फ्लेशन है वो कंसर्न है पॉलिसी मेकर के लिए, जिसके वजह से काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है, खासकर जो कंज्यूमर है और जो सेवियर है, यानी कि जो अपना पैसा सेव करके रखते हैं। तो इसके ऊपर इंपैक्ट आप लोग, इसके ऊपर इंपैक्ट आप लोग लिख सकते हैं, क्या पढ़ते हैं तो कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर। आज सैटरडे भी है, एक ऐसे भी लिखने के लिए दूंगा, टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा उसको और फेसबुक पर भी, तो जहां पर भी आप लोगों को लिखने में कंफर्टेबल लगे वहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन है अगर इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा आप लोग, ये आप लोगों के एक तरीके से ऊपर डिपेंड करते हैं। मुझे लगा कि एक क्वेश्चन दे देता हूं, फिर भी कई सारे बच्चे जो हैं वो रेगुलर सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, तो वो अच्छे से अपनी पढ़ाई लेकर चल रहे हैं। बाकी जो मजे कर रहे हैं उनके बारे में तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। समझ लेते हैं मैंने आखिर क्यों बोला इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो समझिए आप लोग पहले यहां पर हमारी कंट्री में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी 2016 में। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एमपीसी बोलते हैं, इस कमेटी को बनाने के बाद में एक टारगेट दिया गया। टारगेट ये था कि आप लोगों को जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो कंट्रोल करनी है। तो ये जो टारगेट दिया गया था इनके द्वारा 2016 में, तो 2016 से लेके 31 मार्च 2021 तक का टारगेट था इनका। आज क्या तारीख होगी, आज हो गई 3 अप्रैल, यानी कि वो टारगेट जो था इनका कंप्लीट हो चुका है। इनको टारगेट क्या दिया गया था कि 4% आप लोगों को इन्फ्लेशन करना है बेसिकली, यानी कि जो महंगाई है वो 4% होनी चाहिए। पर लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डाला गया। ये क्या मतलब था इसका, यानी कि 4 से +2 या फिर -2, यानी कि 4 से अगर +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 से -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में भी आप लोग इन्फ्लेशन को रख सकते हैं, पर लेकिन टारगेट है 4% इन्फ्लेशन रखने का, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेशन आप लोगों को बोला गया 4% रखने का, इसका टारगेट खत्म हो गया यहां पर 31 मार्च को 2021 में। तो फिलहाल जो है अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये कि यही जो टारगेट था, यानी कि 4 का ही टारगेट और 4 + -2 का टारगेट था, ये एक्सटेंड कर दिया गया कब तक का, 31 मार्च 2026 तक का, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर और यही टारगेट फॉलो किया जाएगा। तो हर 5 साल में यहां पर इसको रिवाइव किया जाएगा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। तो ये हमारी कंट्री में बेसिकली बोला गया था, यानी कि जब अमेंडमेंट किया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाई गई, तो बोला गया था कि वंस एवरी 5 ईयर, यानी कि हर 5 साल में यहां पर ये टारगेट रखा गया है। तो अगर स्टेटमेंट देकर आप लोगों से कोई पूछ ले कि ये हर क्वार्टर में रिवाइज किया जाता है, हर साल रिवाइज किया जाता है, हर 5 साल में रिवाइज किया जाता है, तो कंफ्यूजन में आप लोग आ जाएंगे। तो कंफ्यूजियाना नहीं है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, माइंड में क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट। आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आप लोग बात सुने कि ये फ्लेक्सिबल जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, फ्लेक्सिबल मतलब 2 से 6 के बीच में आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को बोलना कि मैंने कहा वीडियो आप लोग देखते हैं फ्लेक्सिबल, जैसे मैंने बोला कि जो मैराथन वाली जो वीडियो आई है उसको आप लोग थोड़ा सा मॉर्निंग में देख लीजिए, थोड़ा सा आफ्टरनून में, थोड़ा सा इवनिंग में, तो एक फ्लेक्सिबल हो गया वो। या फिर मैं बोलूं कि एक ही जगह बैठकर आप लोगों को देखनी है तो वो फिक्स हो गया, यानी कि मैं बोलूं कि 4 बेसिकली 4 पर ही इन्फ्लेशन रखना है, ठीक है, तो वो वाला फिक्स हो गया। तो इस तरीके से यहां पर फ्लेक्सिबल में क्या रहता है, थोड़ा सा आप लोग अपने आप को नॉर्मल कर भी चीजें कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहां पर इसी तरीके से जो ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है किसके तहत यहां पर ये आती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है जो 1934 का, उसके हिसाब से यहां पर काम किया जाता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से बने तो कंफ्यूज मत होना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो यहां पर काउंट किया जाता है, यानी कि सीपीआई। ये क्या होता है, खुदरा मूल्य, आप लोगों ने सुना होगा। ये बेसिकली जो गुड्स है, जो सामान है या सर्विसेज है, जो कि हाउस होल्ड के लेवल पर जो आप लोग परचेज करते हैं ना, तो वहां पर कितना महंगा देखने को मिलता है डेली कंजप्शन के बेसिस पर। कोई आप लोग खाने का सामान, ये सब चीजें जो आप लोग खरीद रहे हैं, गुड्स और सर्विस जो भी आप लोगों को मिल रही है, तो उसके बेस पर ये टारगेट किया जाता है। तो अभी इसलिए न्यूज में क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, ये टारगेट दिया गया, अब 2026 तक का ये टारगेट इनके पास में हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में थोड़ी सी बात अगर मैं आप लोगों से करूं, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 गवर्नमेंट के होते हैं, 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और यहां पर जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो इसको हेड करते हैं। तो याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, आरबीआई के गवर्नर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। जो मेजोरिटी वोट से यहां पर डिसीजन लिया जाता है, जो आरबीआई के गवर्नर है वो वोट तभी करेंगे जब टाई होगा। टाई होगा मतलब यानी कि एक तरीके से पता चला कि यहां पर दोनों साइड में, मान ला कि यहां पर 6 मेंबर हैं, पर लेकिन एक दिन जो है 4 मेंबर आए, कोई ऐसा एब्सेंट हो गया और वोटिंग कर रहे हैं, तो दो ने बोला ये काम नहीं करेंगे, दो ने बोला करेंगे, तो आरबीआई का जो गवर्नर होंगे वो हेड करेंगे इसको, तो वो बोलेंगे ठीक है मैं भी वोट करता हूं। तो दोनों में से जिसको सुटेबल लगे उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई मुद्दा आता नहीं है। तो एटलीस्ट जो है 4 मेंबर होने चाहिए कोरम में। कोरम मतलब कि मिनिमम अगर मीटिंग स्टार्ट करनी है इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो 4 मेंबर मिनिमम होनी चाहिए और मेजोरिटी वोट से डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। बाकी ये वाली जो साइड वाली ये है यहाँ पर कि जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और जो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसको अभी डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग आर्टिकल के अंदर चलिए तो अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो समझते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि जो भी अब तक यहाँ पर ये आशाएं लगाई जा रही थी, संभावनाएं जताई जा रही थी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग को कैसे लेकर चलना है, तो यहाँ पर अभी उसके बारे में आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो 5 ईयर के लिए अब फिर से इसको 1 अप्रैल से नेक्स्ट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फिर से यहाँ पर जो ये नोटिफाई किया गया किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट जो इकोनॉमिक अफेयर है वहां से ये अनाउंसमेंट निकल कर आया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से अनाउंसमेंट आया कि यहां पर ये एंड हो चुका है। अब यहां पर जो बेसिकली क्या था 2021 31 मार्च, अब ये एंड हुआ। अब नेक्स्ट जो चलेगा यहां पर वो यहां पर रहेगा कब तक, ये एंड होगा फिर 31 मार्च 2026 तक का। टारगेट वही है, कोई चेंज नहीं करना है, यानी कि एग्जाम निकालना है तो बस निकालना है। यहां पर 6 और 2 के बीच में आप लोग रख सकते हैं इसको। तो यहां पर जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है तरुण बजाज, उनके द्वारा बेसिकली यहां पर ये बात बोलेगी कि ये अनचेंज रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, ये प्यारा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में कुछ, खासकर आरबीआई का जो नहीं, आरबीआई का ग्रेड बी ऑफिसर का अगर आप लोग एग्जाम देते हैं, वहां पर एक बच्चे ने बोला था जब ये पहली बार पेपर होता तो मुझे उसके द्वारा मेल लिखा गया था, बोला कि सर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया जो आपने कई बार एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हालांकि पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां पर जैसे 2 से लेकर 6 के बीच में अगर ये इन्फ्लेशन रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आखिर क्यों रखा जाता है, यहां पर आखिर इसके बाहर क्यों नहीं रख सकते। बोलते हैं महंगाई कम करनी, तो इतना कम क्यों नहीं कर देते कि बिल्कुल खत्म हो जाए महंगाई ताकि लोग इंजॉय कर सकें। तो समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप लोग जो है आज के डेट में अपना कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, और जो व्यापार है वो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने व्यापार में क्या व्यापार करोगे, बताओ कौन सा व्यापार अच्छा लगेगा। व्यापार का नाम याद नहीं आ रहा यार, हद हो गई। चलिए आंखों के लिए काम कर लेते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आंवले का मुरब्बा आप लोगों ने बनाया, यहां पर ये व्यापार आप लोगों ने स्टार्ट किया। और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, ये जो व्यापार आप लोगों ने स्टार्ट किया, तो आंवले का मुरब्बा आप लोग मार्केट में बेचने निकल गए। आप लोगों ने आंवले के मुरब्बे का कुछ प्राइस रखा, ठीक है, पर लेकिन यहां पर अगर बात करें वो इतना सस्ता हो गया कि आप लोगों ने जो यहां पर इसके अंदर जो भी आप लोगों ने बेसिकली प्रोडक्ट लगा रखे हैं उसकी भी आप लोगों की यहां से बेसिकली रिकवरी नहीं हो रही है। या फिर जो भी आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने 100 रुपए का 1 किलो आप लोगों ने दिया, हालांकि महंगा रहा है, 100 रुपए का 1 किलो आप लोगों ने दिया, तो वो क्या होगा, वहां पर पता चला 100 रुपए आप लोगों ने लागत लगाई और 100 रुपए का ही वो यहां पर हुआ। तो आप लोगों को तो कुछ फायदा नहीं हुआ यहां पर ये मुरब्बा बनाने का। तो महंगाई जो है काफी कम थी यहां पर, तो आप लोगों का एक प्रॉफिट जरा सा भी जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, पर लेकिन अगर यहां पर पहुंचे आप लोगों ने यहां पर 100 का बनाया, पर लेकिन बिक गया वो 500 का। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आप लोगों को प्रॉफिट हो गया। पर लेकिन इससे क्या होगा, मान लीजिए कस्टमर हूं मैं आपका, तो मुझे तो नुकसान हो गया, पर मुझे बहुत महंगा बिक गया, मुझे बहुत महंगा मिला यहां पर। तो इसके मिडिल में रखा गया 4 पर। मतलब क्या इसका मतलब ये कि जो बनाने वाला है सामान उसको भी प्रॉफिट होए और जो खरीदने वाला है उसको भी नुकसान न देखने को मिले। और जब यहां पर डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस बन जाता है, वही बेसिकली ढंग से एक इकोनॉमिक व्यवस्था होती है। यानी कि देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में कोई बेच रहा है, कोई लैपटॉप बेच रहा है, कोई टीवी बेच रहा है, कोई किताब बेच रहा है, फिर कोई भी अपना कोई काम बेच रहा है, ठीक है, जो भी उसने कोई काम करना स्टार्ट किया है, कुछ भी हो सकता है, वो इसलिए बेच रहा है ताकि उससे थोड़ा सा वो अपना प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, उसको फिर कहीं भी यूटिलाइज कर सके। पर लेकिन अगर उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो वो मार्केट में क्यों रुकेगा, छोड़कर भाग जाएगा। तो इस तरीके से काफी ज्यादा नुकसान होगा। मार्केट में जितने ज्यादा प्लेयर हैं उतने ज्यादा अच्छा, उतना ही कॉम्पिटिशन बढ़ता है और उतना ही एक स्टेबल प्राइस भी रहता है। तो अगर ये मार्केट में से भागा तो फिर यहां पर ये क्या रहेगा, इस तरीके से एक कोई अकेला पर्सन बैठा होगा अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, तो फिर प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए जरूरी है यहां पर एक बैलेंस बनाकर रखना। तो इसलिए यहां पर अगर कोई मार्केट में कोई बनाने वाला ही नहीं बचेगा, अगर मान लीजिए किसी को फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर सब भाग जाएंगे, तो फिर खरीदने वाले के लिए सामान नहीं आएगा। तो इसलिए खरीदने वाले के पास भी और बेचने वाले के पास भी एक बैलेंस होना चाहिए, ना ये ज्यादा महंगा बेचे और ना वो ज्यादा सस्ता खरीदे। तो इसलिए जरूरी है एक डिमांड और सप्लाई की अर्थव्यवस्था बनाए रखना। तो इसलिए यहां पर फ्लेक्सिबल टारगेटिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं यहां पर जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो यहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है यहां पर ये देखिए, एक तो फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं और दूसरे को मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो, दोनों का मिलाकर काम ही होता है कि प्राइस स्टेबल आप लोगों को करना है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर, मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, बड़े स्केल पर। मैं बोलूं आप लोगों को कि घर में क्या चल रहा है, क्या खर्चा क्या है, तो माइक्रो हो गया, ये आप लोग घर के लेवल पर बात कर रहे हैं। मैक्रो का मतलब हो गया एक सिटी के बारे में बात करें, एक कंट्री के बारे में बात करें, लार्ज स्केल पर नहीं बोलते हैं। माइक्रो का मतलब हो गया मैं आप लोगों की पॉकेट मनी के बारे में बात करूं, आप लोग घर की पॉकेट मनी के बारे में बात करूं, किसी आप लोग के छोटे से बिजनेस के बारे में बात करूं। पर मैक्रो का मतलब है कंट्री के सारे बिजनेस के बारे में बात करूं। ठीक है, उस तरीके से तो लार्ज स्केल पर होता है। तो दोनों काम करती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, देखिए आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। यहां पर अगर कोई इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें, क्रेडिट रेशो के बारे में बात करें, नहीं होता है कि रेपो रेट वगैरह ये सारी चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बैंक करता है मॉनेटरी पॉलिसी। और किसी भी कंट्री का, हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएसए का फेड रिजर्व
रिजर्व है वो करते हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके से काम किया है। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है फिस्कल पॉलिसी, जैसे कि टैक्सेशन, इनकम टैक्स, जीएसटी, सारी चीजें कहां कितना खर्च होना है, इसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। पर लेकिन दोनों का टारगेट क्या होता है? अगर आप लोग बोले कि इनकम पॉलिसी जो यहाँ पर जो दोनों का टारगेट के बारे में लिखने के लिए आए, तो आप लोग आंसर राइटिंग में 3 गोल भी लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बंदा जानता है इंसान, ठीक है। ये सारी चीजें तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के बारे में बात की जा रही है, सोशल स्टेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अगर लिख देंगे तो आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों को फोल्डर मटेरियल यहां से मिल जाता है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर क्या, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। इसी के साथ में बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो प्रेशर बनाता है इकोनॉमी के ऊपर, अगर ज्यादा बढ़ने लगता है तो खासकर कोविड-19 ने खस्ता हालत कर दी, काफी कुछ बनना बंद हो गया। तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो लगभग 5.03 पहुंच गया था फरवरी में। तो फूड और जो फ्यूल का प्राइस है वो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है काफी बढ़ गया है। तो यहां पर कई सारे इंपैक्ट डाले जाते हैं। एक और बात बता दूं छोटी सी आप लोगों को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो टारगेट दे रखा ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को की टारगेट दे रखा है कि इन्फ्लेशन जो है 2 से लेकर 6 की कंडीशन के बीच में रखना है। ये नॉर्मल टाइम में है, पता चला कोविड-19 आ गया, वहां पे थोड़ी ना इसको कंट्रोल कर पाएंगे। पता चला इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब इनके हाथ में थोड़ी ना वो चीजें हैं। तो नॉर्मल तरीके से इनको चीजों को कंट्रोल करके रखना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहां पर तो इनके बस की बात रहेगी नहीं फिर। तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन इसीलिए इनको दिया गया टारगेटिंग। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फरवरी के महीने में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके द्वारा यहां पर रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस पूछे किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। फिर बोलोगे सर क्वेश्चन कहां से आ गया भाई साहब, यहां से आ गया। बोलोगे पढ़ाई नहीं पढ़ाया तो आप लोगों ने रिविजन नहीं किया बेसिकली, ठीक है। तो रिविजन करते रहिए चीजों को। थीम क्या यहां पर बात की जा रही है, रिवाइविंग द मॉनेटरी पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है, ये थीम रखी गई इसकी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके चलते जो गवर्नमेंट है, जो इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट है, फिर जो हमारे इकोनॉमिक ऑफिशियल है वो मिलकर काम करें ताकि इन्वेस्टर जो है और जो सेवियर है पैसा सेव करके रखते हैं उनको सबको फायदा यहां पर देखने को मिले। तो ये था बेसिकली इसका पर्पज। आई होप कि माइंड में पूरा क्लैरिटी आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हाँ कल एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से देखो जल्दी जल्दी में कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं। मैंने बोला कि पाकिस्तान से हम लोग राफेल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो कई सारे बच्चों के द्वारा मजा लिया गया चलिए कोई नहीं, हंसने का मौका मिला आप लोगों को। मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कई बार ऐसी बातें निकल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि पहले आर्टिकल पंजाब उसका पाकिस्तान वाला पढ़ाया, फिर ये आ गया, तो कई बार ना वो नहीं कहते कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें घूमती रहती हैं, तो फिर कब में निकल जाती हैं पता नहीं चलता है। तो एक तरीके से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। कोई भी ऐसी बातें बोला करो तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो ये जो आर्टिकल है ये बात की जा रही है कि देखिए ठीक है कि हाँ अभी रजनीकांत साहब को जो है ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, ये डिजर्व करते हैं, इसको देना चाहिए इनको, ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं। क्यों ऐसी पर्सनैलिटी है? क्योंकि इन्हीं के बारे में बोला गया कि ओनली इंडियन एक्टर है जिनको ब्लैक और व्हाइट टीवी में भी देखा गया, आगे चल के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खत्म है तो कलर टीवी है उनमें भी देखा गया, और 3D और इसी के साथ में जो मोशन पिक्चर है उनमें भी इनको देखा गया। यानी कि एक अटलोती पर्सनैलिटी है जिनकी 3D में भी चली पिक्चर है और मोशन कैप्चर की फॉर्म में भी यहाँ पर पिक्चरें देखने को मिली। तो यानी कि इस तरीके की महान पर्सनैलिटी को बनता है कि यार अवार्ड देना चाहिए। सीरियस के मैटर के बारे में बात कर लें या कॉमेडी सीन के बारे में बात कर लें, शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। कई सारी पिक्चर के भी नाम दे रखे हैं। इसी के साथ में इनको अगर जापान के अंदर आप लोग जाओगे यहां पर तो इनको ओड्री महाराजा यानी कि द डांसिंग महाराजा के नाम से भी इनको जाना जाता है जापान के अंदर। तो इंडिया के अंदर नहीं, फॉरेन में भी इनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो यहां पर इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए था। जी हां बिल्कुल मिलना चाहिए था। तो ये अवार्ड मिलना चाहिए था। ये अवार्ड के बारे में बात करूं थोड़ा सा दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है यहां से, ठीक है। टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था मैंने। और हाँ एक सॉरी यार, कल जो था मैंने बोला था ना कि आप लोगों को मंथली जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दूंगा, तो कल टाइम नहीं मिला इसकी वजह से थोड़ा, तो आज आप लोगों को ये जो चीज़ है प्रोवाइड करा दूंगा, फिर संडे तक मतलब आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को बोल रखी है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन आने की जरूरत नहीं है। आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन रहिए। नोटिफिकेशन भी किसी चीज़ का नहीं आता आप लोगों को तो भी आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। कई सारे बच्चे बोलते हैं यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो टेलीग्राम पर लिंक शेयर करता हूँ यार सारे, ठीक है। तो दिक्कत नहीं रहेगी, कुछ भी मिस आप लोगों का नहीं होगा, ठीक है। तो स्टडी लवर वीर के नाम से वीडियो के नीचे ही लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बात करते हैं तो हाईएस्ट अवार्ड है यहाँ पर सिनेमा के फील्ड में। जैसे हमारी कंट्री में सिविलियन फिल्म में भारत रत्न है ना, ऐसे इसको आप लोग भारत रत्न या फिर आप लोग बोल सकते हैं ये नोबेल प्राइज है फिल्म इंडस्ट्री का हमारी कंट्री में, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो प्राइज होता है, इससे ऊपर नहीं है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड है हमारी कंट्री में, जो नेशनल फिल्म अवार्ड की कैटेगरी में यहाँ पर ये दिए जाते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा यहाँ पर ये अनाउंस किया गया अभी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। सबसे पहली विनर कौन थी यहाँ पर, इनका नाम था देविका रानी, ठीक है। तो देविका रानी को 1969 में ये अवार्ड दिया गया था।
पहली सबसे जो पर्सनैलिटी थे। फिर मोस्ट रिसेंट किसको मिला ये अवार्ड? ये मिला अमिताभ बच्चन साहब को। कब मिला? 2018 में। तो 2018 से बाद में अब दिया जा रहा है 2021 में। तो बात ये की जा रही है कि 2018 से बाद में 2021 में दिया जा रहा है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। 2021 में किसको मिला यहाँ पर? ये रजनीकांत साहब को मिला। इसमें क्या क्या दिए जाते हैं यहाँ पर? तो वैसे तो ये इस्टेब्लिश किया गया 1969 में। 51 अवार्ड अब तक यहाँ पर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, गोल्डन लोटस, ठीक है। इसी के साथ में मेडल वगैरह की फॉर्म में सोल वगैरह रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये लगभग $14,000, ठीक है। तो $14,000 को रुपये में कन्वर्ट कर लो तो कितने बैठ गए? तो ये रुपये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इकाई, थाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 10 लाख, ठीक है। 10 लाख मतलब यानी कि 1 मिलियन, ठीक है। तो ये इतने रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बात करें फाल्के साहब जो थे, दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पर ये अवार्ड है, ये यहाँ पर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी इनको जानते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में सिनेमा के पितामह हैं ये। और राजा हरिश्चंद्र 1913 में, इनकी 1913 में ये मूवी आई थी, जो कि एक पूरी एक फुल डायरेक्टेड फिल्म थी, यहाँ पर फुल लेंथ फीचर फिल्म, जिसके नाम पर यहाँ पर इनको इनके द्वारा ये चीजें स्टार्ट की गई। तो इनके नाम पर यहाँ पर ये अवार्ड सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक चीज होगी। अब थोड़ा समझ लेते हैं क्रिटिसिज्म क्यों किया जा रहा है इसका। बोला जा रहा है कि अवार्ड देना चाहिए था, ये डिजर्व करते हैं, पर लेकिन जो टाइमिंग है अनाउंसमेंट की वो बड़ी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर दिया जा रहा है, अभी 4-5 दिन बाद जो है यहाँ पर इलेक्शन है तमिलनाडु के अंदर, तो उसके चलते यहाँ पर ये डिसीजन इस टाइम पर लेना सही नहीं था। क्योंकि तमिलनाडु के अंदर रजनीकांत को भगवान की तरीके से देखा जाता है, इतने तरीके से पूछते हैं इनको, एक शानदार पर्सनैलिटी के तरीके से। तो ये सही तरीका नहीं है एक पॉलिटिकली एक डोमिनेटेड एक तरीके से ये अवार्ड देना, तो वो सही तरीका यहाँ पर नहीं है। तो ये बोला गया, इनके द्वारा भी बोला गया कि कई सारे ऐसे काम किए गए हैं जो कि एक खासकर ये नहीं शोभा देता है। एक तरीके से ये बोला गया कि इनके द्वारा भी कई बार प्रेज किया गया पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो अमित शाह साहब हैं उनको इनके द्वारा बोला गया लॉर्ड कृष्णा और अर्जुना। ये स्पीच मैंने भी सुनी थी, इसमें इनके द्वारा बोला गया कि एक तो कृष्ण है और दूसरा अर्जुन है, पर यहां पर ये समझ में नहीं आता है कौन सा कृष्ण है और कौन सा अर्जुन है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को गाइड करते रहते हैं। तो ये डिसाइड करना मुश्किल है। तो ये शब्द इनके लिए यूज किया गया था दो पॉलिटिकल लीडर के लिए हमारी कंट्री में। इसी के साथ में आर्टिकल 370 जब हटाया गया तो उसके सपोर्ट में थे, चलिए उसके तो सपोर्ट में सभी थे लगभग, पर लेकिन सिचुएशन जो खराब हुई थी वहां पर वो नॉर्मल होनी चाहिए थी। बाकी इसी के साथ में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें तो उसके भी ये सपोर्ट में थे। बाकी यहाँ पर अपनी कंट्री के अपने जो कंट्री नहीं राज्य के अंदर यहाँ पर जो इनके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी है दोनों उनको टारगेट किया गया। PREV जो रामास्वामी है उनके बारे में बात करें तो हिंदू डाइटीज को लेकर ड्यूरिंग 1970 तो एंटी सुपरस्टिशन रैली के बारे में इनके द्वारा अटैक किए गए, यानी कि इसी के साथ में इनके डीएमके और डीएमके के ऊपर कई सारे टारगेट किए गए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट को बैक किया गया। तो कई सारी ऐसी चीजें थी जिसके चलते जो इनको लेकर जो थे एक कंट्रोवर्शियल फिगर में इनके द्वारा एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूं। तो कई सारे ये भी बोल रहे हैं कि उसके लिए भी यहां पर इनको ये एप्रिसिएशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए साउथ इंडिया में ये अवार्ड दे रही है। तो क्या जो इनको फॉलो करने वाले हैं उनकी चॉइस पर इंपैक्ट पड़ेगा? इनको दादा साहब फॉलो के वोट दिया गया तो क्या वो वहां पर आज के में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर है उसको वो वोट देंगे? तो इसके ऊपर राइटर यहां पर बोल रहे हैं। आप लोग क्या राय है इसमें? आप लोग क्या लगता है यहां पर वोट मिलेगी इसके चक्कर में या नहीं मिलेगी? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ये इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात कर रहा है। बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है यहाँ पर। ये भी देखिए तमिलनाडु हो गया यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पर श्रीलंका, ठीक है। तो तमिलनाडु से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा श्रीलंका में ले जाया जाता था, बेसिकली खेती कराने के लिए अंग्रेजों के द्वारा। पर लेकिन अंग्रेज तो चले गए, ये बेचारे वहीं रह गए, क्योंकि जब कोई इंसान कहीं जाकर 50-60 सालों तक रह लेता है, 100 सालों तक, तो फिर उसकी पुश्तियां वहां पर स्टार्ट हो जाती हैं। उसके वैसे बाबा दादा आए थे, अब बच्चे रह रहे हैं वहां पर, तो बेचारे वहीं पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, रहना खाना पीना सारी जिंदगी उनकी वहीं पर ही रहनी स्टार्ट हो जाती है। पर लेकिन देश आजाद हो गए, 1947 में हमारा हो गया, 48 में ये हो गया श्रीलंका। तो कंडीशन ये देखने को मिलेगी यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी थी उनको ये चीजें रास नहीं आई, तो सिचुएशन खराब होने लगी। तो यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी। आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो है ये जिनका नाम है महिंदा राजपक्सा, और यहाँ पर गोटबिया राजपक्सा ये यहाँ पर आज के डेट में प्रेसिडेंट है। दोनों भाई हैं यहाँ पर ये, ठीक है। जिस टाइम पर श्रीलंका के अंदर उल्टी सीधी हरकतें चल रही थी उस टाइम पर यहाँ पर एक मिलिट्री लीडर थे, तो अभी उसी के चलते यहाँ पर बहुत सारी नरसंहार वहां पर देखने को मिला। तमिलियन कम्युनिटी और श्रीलंका की जो सिन्हाला कम्युनिटी है दोनों के बीच में काफी ज्यादा झड़प हुई यहाँ पर। तो जो यूएनएचआरसी है, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है, उसके द्वारा ये 46 यानी 46वां सेशन था यहाँ पर, ये याद रखिएगा 46 सेशन था जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। इसमें यहाँ पर सिन्हाला और तमिलियन कम्युनिटी आमने सामने थी और उनके बारे में बेसिकली यहाँ पर ये लेना था कि क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा यहाँ पर ये कि 2009 में जो वॉर खत्म हुई, लगभग 37 साल तक यानी 37 ईयर तक ये वॉर चली, काफी बुरी कंडीशन इसकी वजह से हो गई। तो यहाँ पर जो ह्यूमन राइट काउंसिल है इसके अंदर 47 मेंबर है।
उनके द्वारा वोटिंग की गई। तो इस वोटिंग में 47 में थे 22 मेंबर जो थे उन्होंने फेवर में वोट किया, यानी कि जो बेसिकली यहां पर ये जो रेजोल्यूशन लाया गया इसको सपोर्ट किया कि यहां पर ये गलत काम किया जा रहा है तमिलियन कम्युनिटी के लिए। जो 11 थे उनके द्वारा अपोज में वोट किया गया। अपोज मतलब यानी कि उन्होंने बोला ये सही नहीं है, वो श्रीलंका के दोस्त आप लोग बोल सकते हैं इनको। 14 कंट्री ऐसी थी जिनमें से इंडिया भी एक है, इंडिया नेपाल है, यहां पर और भी कई कंट्री है जिन्होंने एब्सटेन कर लिया। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे, ना तो फेवर में डालेंगे ना अपोज में डालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग किसी को दुखी नहीं करना चाह रहे थे, तो यहां पर हम लोगों ने एब्सटेन कर लिया। पर लेकिन अपोज में वोट किसके द्वारा डाला गया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ऐसे 11 कंट्री के द्वारा अपोज में वोट डाला गया। पूरा खाका अगर आप लोग देखना चाहते हैं आप तो ये पूरा यहां पर ये सारी कंट्री है। जैसे ग्रीन के बारे में बात करें तो फेवर में है, रेड के बारे में बात करें ये यहां पर अपोज में है, और एब्सटेन किसके द्वारा किया गया? 14, ठीक है। तो इन 14 में हमारी कंट्री भी आप लोग को देखने को मिलेगी जिसने एब्सटेन किया इसके अंदर में, ठीक है। तो कहां पर है ये? एक मिनट देख लेते हैं अपनी कंट्री कहां है। ये रही, ठीक है, येलो वाली है, एब्सटेन किया, ठीक है। अपोज में वोट डालने में वाले पाकिस्तान है तो पाकिस्तान रेड में है, ये देख लीजिए, पाकिस्तान हो गया। फिलीपीन में भी अपोज में डाला गया, ठीक है। रसिया ने अपोज में डाला, सोमालिया ने अपोज में डाला, ठीक है। ये सारी कंट्री अपोज में देखने को मिल रही है। चाइना भी भाई साहब अपोज में डालेंगे, श्रीलंका के लंगोटिया यार हैं। क्यूबा ने अपोज में डाला, बांग्लादेश ने और बोलिविया ने भी अपोज में डाला यहाँ पर, एरिटेरिया ने अपोज में डाला यहाँ पर, ठीक है। उज्बेकिस्तान और वेनेजुला ने भी अपोज में डाला यहाँ पर, तो ये अपोज में डालने वाले हैं, ठीक है। तो ये कंट्री के बारे में याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। 46 सेशन था वो था। इसी के साथ में बात की जा रही है प्रमोटिंग रिकॉन्सिलिएशन, इसी के साथ में अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट इन श्रीलंका, ये इसका टाइटल था जिसके ऊपर यहां पर ये काम चल रहा था, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हम लोगों ने बात की। अगर थोड़ा सा और यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर जो बात की जा रही है कि ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा डीप कंसर्न दिखाया गया कि श्रीलंका को क्रिटिसाइज किया गया कि एक तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को खत्म कर रहे हैं, ऊपर से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी यहां पर काफी ज्यादा सप्रेस किया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है यहां पर एक तरीके से उनके द्वारा बोला गया, अभी रिसेंटली एक टेररिज्म का जो लॉ था वो इनके द्वारा चेंज किया गया कि कोई भी बुर्का वगैरह यहां पर नहीं पहनेगा। इनके द्वारा जब यहां पर कोविड-19 के केस थे तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको दफनाने से मना कर दिया था, बोला था कि पानी जो पोल्यूट हो जाएगा नीचे, कोविड-19 फैल जाएगा। तो कई सारी ऐसी चीजों के लिए भी क्रिटिसाइज किया कि माइनॉरिटी को सप्रेस कर यहां पर रखते हैं, तो ये कई सारे इनके ऊपर आरोप लगाए गए। पर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ने एब्सटेन किया। एक तो इलेक्शन थे तमिलनाडु में, तो हो सकता था तमिलियन कम्युनिटी के सपोर्ट में वोट डालते हैं, पर लेकिन श्रीलंका के साथ में रिलेशन खराब हो जाते, तो यहां पर एक अच्छा स्टेप बोला जा सकता है इसको एब्सटेन करना, क्योंकि एक नॉर्मल चीजें हैं। हालांकि तमिलियन कम्युनिटी यहां पर ना खुश इससे कही जाता कि हाँ श्रीलंका के अपोज में वोट नहीं डाला, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सही रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर निभाई है, वोट को ध्यान में न देते हुए इंडिपेंडेंटली स्टेप उठाया, ठीक है। तो एक अप्रिशिएट करने लायक मूव है। आगे चलते हैं। यहां पर कोविड-19 के बारे में बात की जाए, अगर कोविड-19 का जो रेस्पॉन्स है वो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर भी फिर से एक नई वेव निकलकर सामने आ रही है। तो इंडिया में फिर से आप लोग देखते हैं कल जो थे 89,019 के करीब फ्रेश केस हमारी कंट्री में जो हाईएस्ट थे पिछले 6 महीनों में, तो फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। पहले तो एक बार वो 90,000 भी केस थे, तो अब यहां पे फिर से यहां पर चीजें बढ़ने लगी उसी लेवल पर। तो हाईएस्ट सिंगल डे में यहां पर देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में लापरवाही लोगों ने फिर से बरतनी स्टार्ट कर दी है। लोग जो है चीजों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा वरना कंडीशन खराब हो जाएगी। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और इसको ढंग से अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। फाइनेंस कमीशन के बारे में आप लोगों ने बात की है अब की बार, तो क्वेश्चन को देखते हैं पहले, ठीक है। क्या बात की जा रही है? बोला जा रहा है कि पहला फाइनेंस कमीशन जो था हमारी कंट्री में वो जो केसी नागोई इनकी अध्यक्षता में बनाया गया था, जो कि 1950 से लेकर 55 तक हमारी कंट्री में काम किया गया उसके द्वारा, ठीक है। दूसरा बोला गया 15 फाइनेंस कमीशन है अभी हमारी कंट्री में, जो कि एनके सिंह जी की अध्यक्षता में है। तो पहला ऐसा कमीशन है यहाँ पर जिसके द्वारा रिकमेंड दी गई है ओनली 4 ईयर के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर कोविड-19 में चला गया 1 साल 2, तो इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है 2021 से लेकर 25 तक का, यानी कि 4 साल के लिए रिकमेंडेशन इनके द्वारा यहाँ पर दी गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोग को बतानी है, ठीक है। तो यहां पर बताइए बेसिकली कि कौन सी यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है, या फिर दोनों सही है, फिर कोई सी भी सही नहीं है। सोचिए इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है। समझ में आ रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो आंसर क्या है यहां पर? ये बोला गया कौन सी करेक्ट है, तो आंसर है यहां पर इसका डी, ठीक है। तो याद रखिएगा कोई सी भी स्टेटमेंट करेक्ट यहां पर नहीं है, ठीक है। क्यों कहीं नहीं है यहां पर? क्योंकि देखिए यहां पर जो बात की जा रही है, पहला फाइनेंस कमीशन जो आया था ये 1952 से लेके ये 1957 तक देखने को मिला था, ठीक है। इन्हीं पर्सनैलिटी की अध्यक्षता में था, वो कोई बात नहीं है, सही है। पर लेकिन फिलहाल जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो 6 साल के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। 6 साल के लिए 2020 वाला तो आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते खत्म हो गया। अब ये 2020 से लेकर 2026 तक का यहाँ पर ये इसको टारगेट दिया गया, तो 6 साल के लिए पहली बार ऐसा देखने को मिला, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका डी हो गया। इससे पहले जो 9th और 11th जो कमीशन थे उनके द्वारा इंटरिम रिपोर्ट जारी की गई थी यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन 5 साल के लिए था, तो पहली बार 6 साल के लिए रिकमेंडेशन दी जा रही है। फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल 280 के तहत हमारे संविधान में इनके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने चीजों को एंजॉय किया होगा।
इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। और ये जो वीडियो है ये भी आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन अगर करना है पिछले 6 महीनों का तो आसानी से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो संडे में वीडियो आएगी वो आएगी आप लोग की किसके, नवंबर के महीने का करेंगे हम लोग रिवीजन। तो फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ये इस तरीके से पैटर्न चल रहा है और मार्च की भी आप लोग की वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए। और सारी पीडीएफ कहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, यहां पर इकट्ठे मिल जाएगी। ठीक है, स्टडी लवर वीर के नाम से। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।